अ, मेरा नाम आसिम है, मोहम्मद आसिम राना। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि सर मेरे साथ मतलब मुझे यहाँ बिठा लेंगे। 2003 में मैं सर के साथ अटैच हुआ था। पहले रास्ते में मैं सोचता आया कि मुझे उन्होंने बुलाया कि एक्सपीरियंसेस शेयर करने हैं, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं क्या बात करूँगा। अभी मैं आपको ब्रीफली, जैसे कि हल्का फुल्का इस वक्त माहौल है, मैं सिर्फ 2-3 अपनी यादें ना सर के साथ वाली शेयर कर देता हूँ, बाबा जी वाली कर देता हूँ, और उसके बाद जब सर आ जाएंगे तो सूरह रहमान से मैंने क्या सीखा है या हमने क्या सीखा है वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने जनरल प्रैक्टिस करता था एमबीबीएस के बाद। मेरी फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ नहीं जा सका शुरू में। तो 6-7 साल बाद मैंने ना FCPS पार्ट 1 किया। जवेद साहब की गैर मौजूदगी में मैं ये बात करने लगा हूँ। जवेद साहब की जो इंट्यूशन है ना, जो जो अल्लाह ताला ने इनको अता किया है, ये मैं उसकी एविडेंस आपको देने लगा हूँ। 2003 में मैंने ना जॉब अप्लाई करनी शुरू की ट्रेनिंग के लिए। तो चूँकि मेरा किचन चलता था क्लिनिक से शाम को, तो मैंने सबको जिधर भी जाना मैंने कहना जी मैं शाम को क्लिनिक करता हूँ, तो मैं ऐसी जॉब करना चाहता हूँ कि मुझे आप शाम में ड्यूटी ना दें। कोई भी नहीं मानता था। करते 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 ना मैं इत्तेफाक अस्पताल पहुँच गया। तो इत्तेफाक अस्पताल में ना मुझे इन्होंने कहा फ़लाँ फ़लाँ बंदे से मिल ले, मोहम्मद जावेद से मिल ले। मोहम्मद जावेद भी नहीं, एमजे कहते होते, एमजे से मिले। मैं चला गया जी, एमजे साहब बैठे में, एक बंदा ना इंटरव्यू दे रहा उनको, मैं बैठ गया साथ जाके। अब मेरे पास एक कागज़ था, MBBS 1995, FCPS पार्ट 1 2003, बस। और उसके अलावा तो कोई एक्सपीरियंस नहीं था। आप यकीन करें, उस दूसरे बंदे की इतनी मोटी CV थी। उसको पूछे जैसे इनका स्टाइल है, अच्छा जी तो CV कीता है लैपटॉप। फिर उसके बाद अच्छा जी ये, फिर थोड़ी देर पर ना मेरी तरफ मुँह कर गया, आप क्या करने आए? मेरे पास जवाब ही कोई, मैं सर में फ़ेलोशिप करने आया। अच्छा ठीक है। फिर उससे बात करनी शुरू। अच्छा फ़लाँ आपके मेंटर हैं, अच्छा ये है, ये है। आप क्यों बैठे हुए? सर मैं फ़ेलोशिप करने आया। 3-4-5 दफ़ा ना उसको कर करके ना फिर से कहते हैं अच्छा ये आप अपना सेल फ़ोन हमें दे जाएँ, अपना कॉन्टैक्ट नंबर हमें दे जाएँ, तो हम आपसे रब्ता कर लेंगे। उसको उठा दिया, मुझे कहते हैं इधर आ मेरे नाल। डायरेक्ट ही, कोई इंटरव्यू नहीं, कुछ नहीं। मुझे ले गए मौज़म साहब के पास। डॉक्टर मौज़म बेग मिर्ज़ा हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते थे मेडिसिन के, और उनसे कहते हैं कि इसको ना आप रिकमेंड कर दें, बगैर कुछ किए हुए। और उस वक़्त की जो तनख्वाह होती है ना, उसमें जो हाउस ऑफिसर होता है उसकी तनख्वाह से जो रजिस्ट्रार है उसकी तनख्वाह में 500 रुपये का फ़र्क था। तो सर ने ना उन्होंने कहा कि इसको रजिस्ट्रार की पोस्ट देनी। तो मैं बड़ा हैप्पी हुआ। यकीन करें कि जब मैंने उसके बाद ज्वाइन किया ना, तो मैंने देखा कि इत्तेफाक अस्पताल चूँकि मियाँ फैमिली का अस्पताल है, मियाँ फैमिली का रिकमेंडेड एक डॉक्टर आया, उसने 6 महीने की मेडिसिन की हुई थी। ये लोग सर ना 1 साल की मेडिसिन पर रजिस्ट्रारशिप देते थे। किस किस ने उसकी सिफारिश नहीं की होगी, जवेद साहब ने उसको नहीं दी रजिस्ट्रारशिप। वो 500 रुपये की जो मतलब लिवरेज है ना, उन्होंने उसको नहीं कहते देनी ही नहीं, मतलब है ही नहीं। तो मुझे वो भी इन्होंने बात बगैर के आज तक। सऊदी अरब से ये वापस आ गए थे, मेरा बेटा बीमार हो जाता था वहाँ पे, तो हम वहाँ से सर को फ़ोन कर, किसी दवाई से आराम नहीं आता था, जवेद साहब को फ़ोन करते थे, सर ये हो गया। ये फ़ोन पे सिर्फ उससे बात करते थे, कोई बात नहीं ठीक हो जाओगे, ये वो ठीक हो जाता था। तो आधी रात को हम लोग, ये जिस इत्तेफाक अस्पताल के ICU की बातें बता रहे ना, इत्तेफाक में हम लोग ड्यूटी करते थे, 2 बज गए रात के 2:30 बजे में, और मैं ड्यूटी कर रहा हूँ मिसाल के तौर पे। पेशेंट एक सिक है, समझ नहीं आ रही कि उसको क्या हो रहा है, उसका वेंटिलेटर जो है वो अलार्म किए जा रहा है, पेशेंट भी रेस्टलेस है, मॉनिटर भी ख़राब है। अचानक दरवाज़ा खुलता है ICU का, जवेद साहब अंदर आते, सीधे उस वेंटिलेटर पे जाते। मैं अपनी सामने की बात बता रहा हूँ, मतलब कोई एग्जैजरेशन नहीं कर रहा। उस वेंटिलेटर पे जाते हैं और 2-3 बटन बटन हिलाते हैं, मरीज़ भी हैप्पी हो जाता है, वेंटिलेटर भी हैप्पी, मॉनिटर भी सही हो गया। अब मैं इधर खड़ा देख रहा हूँ, सर जी तुसी किथे? वो मैं ना डबल रोटी लेना है, 2:30 बजे रात में कड़ी डबल रोटी मिलती, तो अंदाज़ा लगाओ। वहाँ पर ना डिसेंट बेकरी है, अगर किसी को याद हो तो,
उन्हीं ने मैं डिसेंट वे की तो डबल रोटी लैने। अच्छा ठीक है तो डबल रोटी लैके चले जाना थल्ले। मैं क्या चलो मैं कोई गल नहीं तुहाडा हाल चाल पता करा। हाल चाल तुसीं मेरा पता करना है तो उत्थे ही करनगे। सो यू सी दैट दिस पर्सन वाज डिफरेंट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। देखो मेरी आवाज़ अभी भी कम। सर के बाद मैं शुरू में जब मैंने ज्वाइन कर लिया ना, तो अच्छा जिस दिन उन्होंने मुझे साइन कर दिया ना, कहते हैं आप चले जाएं और अपनी ना ड्यूटी रोस्टर पूछ लेना। अच्छा मैं वापसी में मेरा एक्सीडेंट हो गया, मोटरसाइकिल पे मैं गिर गया, मुझे पसलियों में चोट लग गई। तो उसी रोज़ ना मेरी रात को ड्यूटी थी तो मैं नहीं आ सका ड्यूटी पे। अभी हालांकि इन्होंने मेरे पे बड़ा एहसान किया था। अच्छा सर वो हो गया, तो अब 2-1 दिन गुजर गया ना, तो मैं डर गया। मैंने कहा मैं क्या करूँ, मैं गया ही नहीं ड्यूटी पे। तो मुझे नूरुल आरफिन कहता सर को फ़ोन कर लो। उन्होंने मुझे सर का घर का नंबर दे दिया। जवेद साहब ना बुध को ड्यूटी करते थे सोशल सिक्योरिटी में 24 आवर्स की। तो सर के बारे में मशहूर है कि इनको नींद आई हो या इनको भूख लगी हो, इनके सामने नहीं आना चाहिए। तो इनको मैंने घर फ़ोन किया, कामरान ने शायद फ़ोन उठाया। मैंने कहा जवेद साहब से बात करनी। कहता अच्छा वही करा देता हूँ। जवेद साहब बुलवा दिया। सर ने ना फ़ोन, अब नींद में आया, उधर से ड्यूटी करके आए, मैं शायद अभी लेटे ही होंगे। तो मैंने मिस्कीन सी आवाज़ में कहा जी मैं वो फलां डॉक्टर बोल रहा हूँ। सर ने फ़ोन पे धरा मुझे एकदम से, वो तो मैंने डर के फ़ोन बंद कर दिया। अब मैं और डर गया कि अब मैं क्या करूँ, नौकरी भी गई, मिली भी नहीं है। और अच्छा सर मेरे को तकरीबन महीना एक गुजर गया ना इस चक्कर में, तो अब मुझे और कहीं जॉब भी ना मिले। मैं फिर चुप करके वापस आया। वापस आया तो पता चला जवेद साहब छुट्टी पे गए हैं। तो ज़हीर अख्तर मलिक साहब थे, वो जवेद साहब के बराबर रजिस्ट्रार होते थे। उनको मैं मिला तो मुझे कहते हैं अच्छा आप वो थे उस दिन नहीं आए थे। मैं जी बता दिया। कहते अच्छा चलो ठीक है आओ। वो ले गए, मौज़म साहब साइन करा दिए, मैंने ड्यूटी शुरू कर दी। अब जनाब जवेद साहब छुट्टियों से वापस आ गए। अब यकीन करें, अब इमेजिन करें कि अस्पताल, शायद किसी ने लोगों ने इत्तेफाक देखा भी हो, वो ना मैं सीढ़ी चढ़ के ऊपर आ रहा हूँ ना, जवेद साहब सामने से आ रहे हैं, मैं उधर मुड़ जाता था। उधर से आना तो सर ने आ जाना तो मैं दूसरी तरफ चले जाना। एक दिन इत्तेफाक से ना मैं 2 फाइलें उठा के ना कमरे में आया अपनी तरफ से नोट लिखने के लिए। कमरे में ना सिर्फ एक ही बंदा बैठा हुआ था वो जवेद साहब थे और कोई नहीं था। मैंने कहा अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने फाइलें साइड पर रखी, जाके सर के पैर पकड़ लिए। मैंने कहा सर ये मेरे से ये हो गया था। सर भूल गए वे तो उस वक्त तक। अच्छा बहरहाल उसके बाद भी सर अपने इनको बाबा जी मिल गए हुए थे, तो बाबा जी के साथ बड़े बिज़ी रहते थे। लेकिन फिर भी बीच बीच में इतनी साइंटिफिक मेडिकल अप्रोच वाला बंदा मैंने बड़ा कम देखा। वो मतलब जो बंदा पेचकस पकड़ के वेंटिलेटर खुद ही ठीक करना शुरू कर दे, आप वो हिसाब लगाएं इस बंदे। और इसी तरह से हर बंदे की तकलीफ़ को पहले से पहचानते हो। जब हमारी सिलेक्शन हो गई ना, तो वहाँ फ़ीसें जमा कर, सिलेक्शन से पहले की बात आता हूँ कि एप्लीकेशन देनी थी। अभी तो ये कह रहे हैं ना कि हम लोग ले गए, तो एप्लीकेशन देनी थी, तो मेरे पास पैसे नहीं थे फ़ीस जमा कराने के। वो जो उनकी होती है प्रोसेसिंग की फ़ीस होती है 1000 रुपये थी उस वक्त। तो उधर गुजरते हुए कहते हैं तू नहीं गया। अरे मैं सर मुझे टाइम नहीं मिला। तो फलाना टिंगड़ा ना हो इधर ना, वो साइड पे ले गए, पैसे निकाल, मुझे कहते चलो जाओ। यानी ही एक्चुअली न्यू कि ये होगा। तो ये सर की मतलब क्वालिटी जो है ना वो देखी। फिर उसके बाद मैं बाबा जी से मिला। बाबा जी से मैं मिला हूँ 2 दफ़ा। एक दफ़ा इन्होंने ना कसूर के पास एक मेडिकल कैंप किया था, उसमें मैंने ना बाबा जी को पकड़ लिया। मुझे इतनी चीज़ों की समझ नहीं थी, अभी भी नहीं है, लेकिन आई वाज वंडरिंग कि ये हो क्या रहा है। ज़ाहिर बात है एक बंदा जो डॉक्टर बनने आया और डॉक्टर बन के स्पेशलिस्ट बनने लगा हुआ है, वो देख रहा है कि जी ये सूरह रहमान सुना रहे हैं और कोलीग्स बातें भी कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है लोग मजाक उड़ाते हैं कि ये अब क्या कर रहे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि आखिरी दिनों में इत्तेफाक अस्पताल में काफ़ी उनके वो हो गए थे मसाइल। तो वो हमें जो अस्पताल के गार्ड थे वो छिड़ा करते थे कि आप लोग अल्लाह पानी करके दुआ नहीं करते, मतलब तुम लोगों के साथ ये हो रहा है। तो एनीवे वो जवेद साहब जो हैं इनको मतलब पहले से चीज़ों का पता होता था। फिर साथ में बाबा जी इनको मिल गए, तो मैंने बाबा जी से पूछा कि ये सब क्या है, ऐसे ही डायरेक्ट ही। मैंने कहा बाबा जी मुझे सिर्फ समझ नहीं आती कि ये सब क्या है। तो मुझे कहते हैं कि बेटा अपने वक़्त का इंतज़ार करें। वो वक़्त
का इंतज़ार में मैंने ये सीखा है कि हम सब, आप सब लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, आप यकीन करें कि सबके लिए वो टाइम लिखा हुआ है और हम सारे उसी में ही फ्लोट करें। सिर्फ वो एग्जैक्ट जिसके लिए जिस वक्त वो होगा ना, तब वो अचानक खिड़की खुल जाएगी। मैंने फिर एक चीज़ और देखी कि हम लोग ना ज़्यादातर अपने मतलब के लिए इस तरफ आते हैं। एक चीज़ हमने है कि जी अब मैं सूरह रहमान में शामिल हो गया हूँ, अब मुझे करामत मिल जाए, अब मेरे हाथ में कोई चीज़ आ जाए। वो नहीं होती। लगे रहते हैं हम लोग, लगे रहते हैं, और पहले वाली काम भी ख़राब होना शुरू होते हैं। फिर मुझे समझ आई कि ये तो अल्लाह मियाँ का कारखाना है, वो चला ही जाएगा, वो चलाना ही उसी ने है, ही उसी का। अगर हम में से किसी से बीच में कोई काम ले लेता है तो ये उसकी मेहरबानी है। ऐसा ही है ना। तो सूरह रहमान हम लोगों ने इत्तफाक अस्पताल में इदारा शुरू कर दी थी। फिर सऊदी अरबिया जाके हम बड़ा डरते होते थे वो अपने बॉस से, क्योंकि वो बात बात पे हमें धमकी देता था कि तुम लोग जेल चले जाओगे, तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। सर तो मजाक में सुना रहे हैं ना आराम से, हमें तो वाकई डर लगता होता था कि ऐसा हो गया तो क्या होगा। हमें पता ही नहीं होता था कि क्या होना है। शुरू शुरू में अरबी भी नहीं आती थी, हर बात से डरते थे कि आपको वापस भेज दिया जाएगा, आपको ये कर दिया जाएगा। बहरहाल वो बड़ा डरते डरते हम सूरह रहमान सुनाते होते थे मरीज़ों को। वॉकमैन वगैरह हमारे पास कोई नहीं होते थे, हेडफोन्स भी, मोबाइल फ़ोन भी। ज़ाहिर है आप बात बता रहे हैं आपको 2003 की, ये जो डिजिटल फ़ोन हैं ये नहीं होते थे। छोटे वाले क्या होते हैं वो, हाँ, वो जो बटनों वाले फ़ोन थे उसमें नहीं होती थी सूरह रहमान। तो बड़ी मुश्किल से हम लोग फिर वो बंदोबस्त करते थे और वो उनको सुनाते थे। हाँ जी, वहाँ पे ना अ, एक टावर बन रहा था, 7-8 मंजिला ना, 2 टावर बन रहे थे। जैसे वो बता रहे थे ना सर कि वो लोग एक्सपैंड कर रहे हैं बिल्डिंग। अब आप देखें तो किंग साउथ मेडिकल सिटी है, बहुत बड़े बड़े टावर बन गए वहाँ पे। तो आपको बताना मैं चाह रहा हूँ कि अल्लाह ताला जब रास्ता बनाने लगता है ना। अच्छा जी, वो शाम को ना 2 बड़े टावर्स थे, तो मगरिब के वक़्त मैं ड्यूटी करके निकलने लगा, तो आप देखें कि 2 बड़ी बिल्डिंग्स हो ना, तो शाम के वक़्त दरमियान में ना नीचे अंधेरा हो जाता है, पता नहीं चलता क्या हो रहा है। वहाँ पे ना नीचे एक पाकिस्तानी मज़दूर सफाई कर रहा था। तो ऊपर से ना 7-8 मंजिला ऊपर से किसी मज़दूर ने ना उस ऊपर छत की सफाई की ना, तो लकड़ी का इतना बड़ा पीस ना उसने उठा के नीचे फेंका। वो उस बंदे के सर में आके लग गया। अब इत्तेफाक की बात है, शिफ्ट चेंज हो रही थी, डॉक्टर्स भी आ जा रहे थे, और उसके सर में लगा सबके सामने। उसी वक्त उसको उठाया, इमरजेंसी ले गए, वो पेशेंट वेंटिलेटर पे गया, उसका ऑपरेशन हुआ। वो जो न्यूरो सर्जन था ना, वो मुझे अगले दिन मिला, कहता है कि डॉक्टर मुझे समझ नहीं आ रही है मैं ब्लीडिंग को कैसे रोकूं। कहता है मैंने इसका हाफ तकरीबन ब्रेन ही निकाल दिया है, सिर्फ ब्लीडिंग रोकने रोकने के चक्कर में। एनीवे वो मरीज़ कोमे में चला गया। फिर वही बात, उसकी ट्रेक्योस्टमी हो गई। वो वहाँ पड़ा हुआ था। ये बात बात किया जब वैसा वापस आ गए थे। तो अब उसका ना कोई वाले वाला नहीं, उसका एक भाई था वो भी मज़दूर था। तो वहाँ उसकी समझ नहीं आ रही थी इसको करें क्या अब। इसको घर भेजना है, पाकिस्तान भेजना है, कैसे भेजना है, इसका बिल कौन देगा, ये क्या होगा। उन दिनों ना गवर्नमेंट में नया नया नॉन सऊदीज़ के लिए ना बिल का वाला मसला भी शुरू हुआ था। अच्छा, एक दिन मैं शिफ्ट करके निकला, मैं उस वक्त तक थोड़ा सीनियर हो गया हुआ था। तो बाहर में गया तो बाहर ना हारिस गार्ड जो होता ना, गार्ड एक बंदे से लड़ा। शिफ्ट वो मुलाकात का टाइम ख़त्म हो गया हुआ था। मैं उससे पूछा क्या बात है। तो एक बड़ा मामूली सा ना आदमी, हल्के से बादामी से रंग की, उसने वो शर्ट पहनी जो नीचे से सीधी नहीं होती, बुशर्ट कहते हैं उसको, बाहर थी इसकी, और ब्राउन से कलर की उसने पैंट पहनी हुई, चप्पलें पहनी हुई हाथ पैर में ना। वो गार्ड कहता है कि जी मैं इसको कह रहा हूँ विजिटिंग आवर ख़त्म हो गया, और ये कह रहा है कि मैंने अंदर जाना अभी भी। तो
मैं उसे कहा कि आपने किससे मिलना? कहता है वो हम फलां पाकिस्तानी को देखने आए हैं, हमें भेजा गया है उसको देखने के लिए, ये साहब मानते नहीं हैं। वो इंडियन था। तो मैंने ना उसको, जब उसने कहा ना हमें भेजा गया है, तो मैंने कहा शायद इसको कोई इम्पोर्टेंट बात होगी। मैंने कहा इसको ना 1 मिनट के लिए मेरे साथ भेज दो। मैं उसको अंदर ले गया। कहता है डॉक्टर 1 मिनट से ज़्यादा ना लगाना, क्योंकि सुपरवाइज़र आता है, वो चेक कर लेगा कि अंदर विजिटर है, तो मेरी मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। वो खैर वो अंदर ले गया। आप यकीन करें कि वो ना उसके फुट एंड पे खड़ा हो गया। उसके फुट एंड पे खड़ा होके तो एकदम से ना उसको गालियाँ देना शुरू हो गया। वो हिंदी में ना, मतलब वो जो समझते हैं हम सारी वो वाली, कि तुम्हारी फलां, मुझसे क्यों नहीं हो, तुमने क्या तमाशा लगाया हुआ है? मैं कहा यार इसका तो आधे से ज़्यादा दिमाग ही नहीं है, इसको क्या पता चल रहा है, कौमे में है वो, ट्रेकेस्टमी हुई। और सारी नर्सें ना परेशान, इंडियन पाकिस्तानी नर्सें, कि ये किसको अंदर लेके आ गया। अच्छा वो साहब ना नॉन स्टॉप गालियाँ दिए जा रहे। तो मैंने अचानक उस पेशेंट की तरफ देखा ना, तो मैंने देखा उसके तो आंसू निकल रहे। उसको ना मैंने फ़ौरन पकड़ के ना ग्लव्स पहन के तो उसकी ट्रिकोस्टमी जो है ना उसको बंद कर दिया। ट्रिकोस्टमी ना वॉइस बॉक्स से नीचे होती, तो जब वॉइस बॉक्स में से हवा नहीं जाती ना तो आवाज़ नहीं आती। तो जैसे ही उसकी वॉइस बॉक्स में से आवाज़ आनी शुरू हुई ना, वो ऐसे रोना शुरू हुआ कि जैसे ना, मतलब आप यकीन करेंगे कि ऐसे एक बड़ा आदमी जो है ना ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर। अब मैं हैरान हो गया कि इसको क्या हो रहा है। अच्छा थोड़ी देर बाद ना वो बंदा थक गया, लिटरली थक के ना सांस लेके आता है, डॉक्टर साहब हम कल इसी वक्त आएंगे। मैं परेशान हो गई, ये क्या है। अगले दिन मेरी शिफ्ट भी नहीं थी, मैं फिर भी भागा गया कि उसको अंदर लेके जाना। आप यकीन करें वो 7 दिन तक आता रहा लगातार, उसने उसको गालियाँ दी और कुछ नहीं किया। 7 दिन बाद वो बंदा उठ के बैठ गया। आप उसका सीटी स्कैन देखें, नो वन कैन बिलीव कि ये बंदा जाग सकता है। तो इस तरह के मुझसे जो है ना हमने सूरह रहमान से भी होते थे। वो वाला बंदा मुझे दोबारा नहीं मिला, वो अपने हिस्से का काम करके चला गया। और बाबा जी ने जो है वो छोटी छोटी सी बातें हमें बताई, जो वक्त के साथ साथ जो है ना वो खुलती चली गई। सर ने जैसे आपको बताया कि नफ़रत जो है और गुस्सा, ये ना मतलब कोर है। मैं आपको ना आसान एक मिसाल देता हूँ जैसे मुझे समझ आई। अब बचपन में स्कूल जाते हैं ना, सारे टीचर हमें पसंद नहीं आते, है ना, सारे टीचर्स को हम भी पसंद नहीं आते। कोई ना कोई एक जगह फ़र्ज़ कर लें ऐसी है जहाँ पे एक कन्फ्लिक्ट है आपका एक टीचर के साथ, और वो टीचर आप ही को खड़ा कर लेता है हर दफ़ा क्लास में। आप ये सवाल का जवाब बताओ। आप लिटरली उसे कहते हैं मुझे नहीं आता, वो फिर भी कहता है हर दफ़ा। अब एक ऐसा टीचर जो है, ये बात ना मैंने पहले भी लोगों को समझाने के लिए इस्तेमाल की, एक ऐसा टीचर जो है उसने कोई असाइनमेंट दी है, आपने ना बड़े एहतमाम से वो असाइनमेंट की है, और आप चाहते हैं कि आप अपने ताल्लुकात उस टीचर से ठीक कर लें। आप इमेजिन करें कि आपको आपके वालिद साहब स्कूल छोड़ के चले गए, स्कूल का गेट बंद हो गया, बेल हो गई, पहली क्लास ही उस टीचर की है, और आपको याद आता है कॉपी तो मैं इस्त्री स्टैंड पे छोड़ा है। फिर क्या होता आपके साथ? सिंपल, टांगों में से जान निकलनी शुरू होती, पेट में बल पड़ना होता है, मुंह खुश्क होना शुरू होता है, राइट। अब हम कहते हैं जी ये कैटेकोलामीज़ है जो रिलीज़ होते हैं उस वक्त। आप ये कैटेकोलामीज़ में 15 साल रह के दिखाएं। मेरी बात समझ रहे हैं? जब व्हेन यू होल्ड ग्रजेस, जब आप लोगों से नाराज़ है, अपने आप से नाराज़ हैं, चले अल्लाह ताला से नाराज़ है कि जी मुझे ये चीज़ क्यों नहीं मिली, और वो कैटेकोलामीज़ का एक लेवल है जो कि आपके अंदर मुस्तकिल रह रहा है, फिर क्या होगा? समझ गए क्या होगा? तो ये होता है, वो सूरह रहमान हमें पैसिफाई करना सिखा देती, वो हमारी वेवलेंथ को, अभी मैंने कहा ना ये जिसका कारखाना है उसी ने चलाना। तो एक वेवलेंथ, अच्छा एक चीज़ और भी है, हम सारे ना आपस में कनेक्टेड हैं, ये आपको पता है। अल्लाह ने हमें मिट्टी से पैदा किया। किस मिट्टी से पैदा किया? ऑब्वियसली हम समझते हैं ये ज़मीन वाली मिट्टी से पैदा किया, राइट। तो एक ही मिट्टी से बने हुए ना हम सारे, तो कनेक्टेड हुए ना, हमें एक ही मिट्टी लगी हुई है। फिर वो कहता है मैंने उसमें अपनी रूह फूंक दी। अब हमें नहीं पता है वो एक ही रूह है या यूनिट्स हैं, ऐसे ही है ना। अब रूह भी उसी की है, तो वी आर कनेक्टेड एट 2 लेवल्स। तीसरी बात, फ्रूट ट्राइफल बनाते हैं आप लोग,
अगर मैं कहूँ कि उसकी हर चीज़ आपस में कनेक्टेड है थ्रू दैट मीडियम जिसके अंदर आप वो डाल देते हैं, तो वी आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू दैट मीडियम इस कायनात में। अब जब आप किसी के बारे में बुरा सोचेंगे या बुरा चाहेंगे तो ये कैसे हो सकता है कि वो रिफ्लेक्ट होकर आप तक वापस ना आए? ऐसे ही है ना, तो वो आएगा ही आएगा। और जब आप उससे बाला हो जाएंगे, जैसे सर आपसे कहते हैं कि बस कर दें, छोड़ दें, माफ़ कर दें, माफ़ कर देंगे तो आप उससे ऊपर चले जाएंगे। जैसे ही आप उससे ऊपर चले जाएंगे, वो जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उनसे आपकी जान छूट जाएगी और आपकी जो वेवलेंथ है वो उस नेचुरल वेवलेंथ के साथ हम आहंग हो जाएगी जिसके लिए मतलब अल्लाह ने आपको पैदा किया। आपको सर ने पहले भी शायद बताया हो कि अल्लाह ने आप सबको, हम सबको बड़े प्यार से बनाया। ऐसे ही है ना, आईसीयू में रह के मुझे एक चीज़ बड़ा एक्सपीरियंस होता है कि हमारे लिए ना एक बंदा पूरी कायनात होता है और उसके लिए पूरी कायनात की अहमियत एक मच्छर के पर से ज़्यादा नहीं है। तो एक तो पहले यही समझ लेना, कंपैरिजन ही कोई नहीं है ना, कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन जिस लेवल पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसकी बात करें अगर, तो कि अगर आपके अंदर सारे कैटेगरी में जिस तरह से आप लेके चलते रहेंगे, अल्लाह ने सारे जानवरों को ऐसे बनाया, हमें उसने ऐसे बनाया, ऐसे ही है ना। तो ये जो सारे मसल्स हैं उसने उसको लगा के पीछे खींच के सीधा किया हुआ है। हर वक्त अगर आपके पट्ठों में खिंचाव रहेगा तो आखिर में क्या हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो बस यही जो है ना मुख्तसर सी बात जो है ना वो हमने इससे सूरह रहमान से सीखी है। और वो प्यार है, मोहब्बत है। आपको बार बार सर मिसाल देते हैं ना कि अल्लाह ने आपको बड़े प्यार से बनाया। अल्लाह ने, मैं अपने पेशेंट्स को भी अब तो यही सर वाली मिसालें देता हूँ कि अल्लाह ने जब आपको पैदा किया तो दो बड़े काम किए। एक ये कि उसने आपकी माँ के पैरों के नीचे जन्नत बढ़ा दी, यानी उनका दर्जा इतना बुलंद कर दिया। दूसरा, उसने दो फरिश्ते लगाए आपकी माँ के साथ ताकि वो आपको पालने में उसकी मदद करें। आप देखो वो आटे वाले हाथों से भागी आती है, उसको कौन बताता है कि फड़ी 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 चल रहा है, गमला वाले पैसे मिट्टी ना खा ले, और देखिए देखिए पलंग तो थले डिगने लगा। सो इस बात को चेरिश करें दैट यू आर इम्पॉर्टेंट। सूरज रोज़ आप लोगों के लिए निकलता है, इसलिए निकलता है कि एक दफ़ा फिर से हम पूरा दिन जो है ना उसके लोगों की वो करें, क्या करें, मोहब्बत करें, मतलब नफ़रत ना करें, मतलब आप किसी को आसानियाँ बांटें, कोशिश करें, तो उसी से मसाइल बहुत सारे हल हो जाते हैं। देखते अब तक मेरे पास बहुत सारी पेशेंट आते हैं। मैंने सर को एक दफ़ा पूछा मैसेज करके, हमारी एक टर्म होती है मेडिकल की, उसे कहते हैं, एक तो होती है पॉलीमाइल्जिया रोमैटिका, एक इसी तरह की ना और होती है फाइब्रोमाइल्जिया। औरतों को बड़ी दर्दें होती थी, मुसलसल दर्दें हुई जा रही हैं, कभी इधर दर्द हो रही, कभी उधर हो रही, मेरे पास आ रही हैं, तस्बीहें पकड़ी हुई हैं, दर्दें नहीं ठीक हो रही। रीज़न क्या है? रीज़न सिर्फ ये है कि जी किसी को आसानी नहीं देनी। वो बात मैंने अभी की थी ना कि हम सब कनेक्टेड हैं, मिट्टी के पुतले हैं ना सारे, तो उसमें उसने अपनी रूह फूंकी हुई है। तो अगर आप ये देखें कि अगर आप बहुत तस्बीहें पढ़ते हैं तो रूह आपकी हल्की होती जाती है, वो कहती है चाइल्ड मन चलिए, और जो पुतला है मिट्टी का वो कहता है ठहर जा, हाले तो मेरे मुंडे ने मैट्रिक नहीं किया, हाले तो मेरी बच्ची का रिश्ता नहीं होया, ए मेरी नूह अज नहीं देर नाल क्यों थले उतरी, यदि तो मैं जी। तो फिर आपको वो जो ढूंढ रहे हैं आप, वो कैसे मिलेगा? उसको छोड़ना ही पड़ेगा। आइदर आप रूह को भारी कर लें और उसमें मर्ज कर लें दोबारा, या आप मिट्टी के वजूद को हल्का कर लें, उसके साथ उड़ने के लिए तैयार हो जाए। ऐसे ही है ना। तो सूरह रहमान जो है हमें एक गैर महसूस तरीके से ये अंडरस्टैंडिंग देती। वो ये यकीन करें, बाबा जी ने मुझे उस वक़्त कहा था तुम अपने वक़्त का इंतज़ार करो। पिछले मिलाद पे ना मैं मिला शाहजी से, वो आए हुए थे ना, इस मिलाद पे नहीं सर, उससे पीछे वाले। तो ऐਵੇਂ ही मैंने ना उनको सर की तरह सर सी सीखी ना, सीधा ही सवाल करना, वैसे नहीं पूछा हेलो हाय कोई नहीं। रास्ते में मुझे मिले, मैं क्या गल सुनो शाहजी, जी हुक्म। मैं क्या, मैंने बाबा जी ने कहा ऐसे अपने वक़्त का इंतज़ार करो।
तो मेरे देख कहते आते गया और को दौड़े तो ये जो चीज़ें डेवलप होती हैं वक्त के साथ साथ वो हम आपसे शेयर करें। सूरह रहमान से स्नेक बाइट्स के पेशेंट्स मेरे आईसीयू में, हेपेटिक एनकेफेलोपैथी तो अब कॉमनली अंडरस्टैंड लोग कर गए ना कि ये इससे बहुत अच्छी जल्दी से बेहतर हो जाती है, ब्लड लॉसेस ठीक हो जाते हैं। जनरल प्रैक्टिस में मेडिसिन के क्लिनिक्स में मैंने लोगों की दर्दें, ऐसी हेडेक्स जो ठीक नहीं हो रही, द रीज़न बीइंग वो हेडेक ना खुशी की वजह से है। आप खुश नहीं हैं, और आप खुश क्यों नहीं है कि आप अल्लाह की तकसीम पर राज़ी नहीं है, और उससे अल्लाह को क्या फ़र्क पड़ना, डजंट मैटर। वो तो उसका मैंने फिर वही बात की कि वो तो हमारी परसेप्शन है, उसको अगर हम थोड़ा सा ठीक कर लें तो फिर वो आप सब में से अक्सर लोग आए होंगे कि बहुत सारी मसाइल हैं ज़िंदगी में। आप वो देखो, एक बच्चा है, लड़का खेल रहा है बच्चा, वो चूंटी के रास्ते में ना पत्थर कभी रख देता है, कभी लकड़ी रख देता है। चूंटी बड़ी परेशान होती है, कभी इधर जा रही है, वो कभी इधर जा रही है, वो रास्ते ढूंढती ना अपने लिए। आपने कभी ये गौर किया है कि उस बच्चे का पूरा ध्यान उस चूंटी पे होता है ना, कि अब ये क्या करेगी। तो जस्ट अपने वो पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज, उसका पूरा ध्यान हमारे ऊपर है कि अब हम क्या करेंगे। ठीक, एक चीज़ और मैंने कोई सीखी है इनसे, वो ये कि अल्लाह ने जब सारी रूहों को पैदा करने का इरादा किया ना, तो सबको इकट्ठा पैदा कर लिया। इकट्ठा पैदा करके उसने वो एक जगह इकट्ठा कर लिया। फिर उसने पूछा, डू यू आइडेंटिफाई योर लॉर्ड, अलस्तु बिरब्बिकुम। उस वक्त हमारा उनसे पर्दा नहीं था, आप भी थे वहाँ, मैं भी थे, सर भी थे, हमारे पेरेंट्स भी थे। हमने कहा जी आप ही हैं, सारी बात है, ऑफ कोर्स, और कौन है। उसके बाद क्या हुआ ये नहीं किसी को पता, राइट। फिर जब अल्लाह ने दुनिया में भेजने का इरादा किया तो उसने कहा कि मैं आपको दुनिया में भेजूंगा, वहाँ पे आप इतने साल रहेंगे, थोड़े साल रहेंगे, वहाँ पे आपका टेस्ट होगा, वापसी में रिज़ल्ट अनाउंस होंगे, ऐसे ही है ना। तो जब आपने सुना, आप में से कुछ बड़े शरारती बच्चे थे, उनको अच्छा रिज़ल्ट अनाउंस होंगे, मैंने तो फर्स्ट आना है, मैंने तो गोल्ड मेडल लेना है। तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा, नोट करो, ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं, मतलब आसिम कह रहा है मैंने गोल्ड मेडल लेना, मैंने फ़र्स्ट आना है। तो बेटा ये जो तकलीफ़ें आती हैं ना, इसको इस तरह देखें कि जिसने फ़र्स्ट आना हो ना, उससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे ही होता है ना, काम भी ज़्यादा करना पड़ता है, होमवर्क भी ज़्यादा मिलता है, एक आधा नालायक स्टूडेंट भी हाथ में अटैच कर दिया जाता है, एन भी पढ़ा, और एग्ज़ाम के दिन में जब आप अपनी ही नहीं पूरी करने के काबिल होते, आपका टीचर या आपकी टीचर कहती है बाहर वाले टीचर को इससे पूछें, ये मेरा बड़ा अच्छा स्टूडेंट है। तो ये वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो आपसे किए जा रहे हैं, और वो बड़े प्यार से ऊपर से देख रहा है कि ये लोग इसको किस तरह हैंडल करते हैं। और मज़े की बात बताऊँ, हैंडल भी उसी ने करना, हम में से किसी ने कुछ करना ही नहीं है। यानी ये भी सर सही मैंने सीखा कि वो कुछ नहीं करना एक्चुअली, खुद आगे होके कुछ करके अपने लिए मसाइल खड़े नहीं करने। तो सूरह रहमान से ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनालिटी में खुद ब खुद अब्जॉर्ब होती जाती हैं। सिर्फ एक बात है, यकीन। यकीन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम आज भी, कई लोग हम में से सर के साथ चले थे, आप उनको देखेंगे जिनका अभी भी यकीन नहीं है ना, उनको अभी भी वो फ़ायदा हासिल नहीं हुआ है। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाबा जी का जो सिस्टम है ना बेटा, वो अभी भी, ऑफ कोर्स वो एक्टिव है, वो चल रहा है। बाबा जी और बाबा जी के आगे के जो लोग हैं, जिनकी भी वो उस तरतीब से आप हायरार्की कह लें वो कर रहे, ये लोग उन तमाम लोगों को जो उसके साथ यकीन नहीं रखते, गैर महसूस कुन तरीके से ना परे करते जाएंगे, फ़िल्टर करते जाते, खुद ही फ़िल्टर हो जाते। फिर उनको नज़र आता है, उसमें ना नुक्स नज़र आने शुरू होते। वो इशफाक साहब लिखते हैं कि जो आपका मुर्शद होता है ना, वो गैर महसूस कुन तरीके से आपसे जान छुड़ा लेता है। आप समझते हैं कि मैं बड़ा अक्लमंद निकला, मैंने पकड़ लिया कि इसमें तो ये फ़्रॉड है, इसमें तो ये फ़्रॉड है। वो फ़्रॉड खुद दिखा रहा होता आपको कि तुसी यह देख लो तो पाइन मेरी जान छड़ दो। तो इसमें
ये मांगना कि मुझे कोई करामत मिल जाए, खुदा ना खास्ता, ये मांगना कि मैं मशहूर हो जाऊं, तो फिर आप आगे आ गए ना, वो काम तो पीछे रह गया। और फिर वही बात है कि जिसका काम है उसने उसको कर ही लेना। बार बार मैं एक ही बात कर रहा हूँ। तो मैंने तो बाबा जी से 2 दिनों में यही सीखा। वो इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो जिस दिन वहाँ पे थे, आईसीयू के अंदर दाखिल थे, वो डॉक्टर मेमुना भी मेरे साथ ही ड्यूटी पे। बाबा जी ना अच्छे खासे लेटे हैं, मॉनिटर पे ईसीजी आ रही है। अचानक ना ईसीजी की पल्स का जो है ना वो चेंज हो जाता था, आप कह लें रिदम चेंज हो जाता था। हम भागे भागे जाते थे तो वो ठीक हो जाता था। फिर पूछना बाबा जी, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, जाओ। फिर बुला लेना, ये उधर थे नहीं, ये दूर से तो मैं ख्याल वापस रास्ते में थे, है ना? नहीं वो कहते हैं मैं बाबा ना इस तरह करता है तो पल्स चेंज हो जाती है। और उन्होंने क्यों किया ना, तो मॉनिटर पे ना वो डिस्टर्ब हो गया रिदम। वो बल्कि वो ना कपलेट्स भी इस तरह आते थे कि दूर से देखने वाले को लगता था अल्लाह लिखा हुआ है ईसीजी के ऊपर ना, वाइड हो जाते। हाँ, यानी वो बाकायदा ईसीजी की जो वेव है ना, आप लोगों ने अक्सर तस्वीरों में देखी होगी, वो वेव ना इस तरह बन जाती थी कि यूँ लगता था जैसे दूर से अल्लाह लिखा हुआ है, या उस वक्त हमें यही लगता था कि ये इस तरह से है, आर्टिफैक्ट आ रहे हैं। तो वो कहने का मतलब ये है कि जिसको वो चाहते थे उसको वो थोड़ा सा ज़्यादा बता देते थे, ज़्यादा खुल के आगे हो जाते थे। जिनको वो आइडेंटिफाई करते थे कि ये इन्होंने कुछ नहीं सीखना, या ये वो इनमें वो स्पार्क नहीं है, ज़रा पहचान तो वही लेते होंगे ना, उनको नहीं वो कुछ भी बता देते। तो मेरे तो बाबा जी जाहिर बात है जो मैंने सीखा वो जवेद साहब से, मैं बाबा बुखारी साहब से तो मैं 2 दफ़ा ही मिला हूँ, लेकिन वो मेरा ख्याल है कि उन्होंने अपने से का काम शायद 1 से 2 मीटिंग में ही कर देना होता है। बाकी तो सर हमने काफ़ी आपकी बुराइयाँ की हैं बाद में। 10 मिनट में वॉशरूम में रहूँ तुमने कितनी बुराइयाँ कर ली? वो बहुत सारी, मेरी स्पीड बड़ी तेज़ है इस मामले में। कहा था सूर्य रहमान की आपका जो एक्सपीरियंस है, सूर्य रहमान का एक्सपीरियंस मैंने उनको बताया कि मैंने उस बंदे को भी उठते देखा, उस बंदे की गालियों के साथ। मेडिसिन तो वही चल रही थी ना जो पहले भी चल रही थी उसकी। और फिर मैंने 2 स्नेक बाइट के पेशेंट से जो बिल्कुल डिक्लेयर हो गए हुए थे कि ये नहीं, वो फिर डेड। फिर उसके बाद मेरे पास 4 साल एक मरीज़ कोमे में रहा, फिर वो उठ के चला गया। इसी तरह से एक पेशेंट था, लड़का यंग, सऊदी अरेबिया में, वो उसको ना डिक्लेयर कर चुके थे कि ये ब्रेन डेड है। वो जब भी उसको वेंट से उतारने लगते थे ना, तो कोई ना कोई एक टेस्ट होता है EEG, तो EEG में ना हल्की सी वेव आ जाती थी। उस हल्की सी वेव पे आके ना वो डर जाते थे, बिकॉज हम सारे नॉन सऊदी थे, वो बच्चा सऊदी था। तो उसको वीन ऑफ करना या वेंट से ऑफ करना आसान काम नहीं था कि जी ये मर गया ला दो। आखिर में वो एक मेरी ना छुट्टियाँ आ गई साल की जो होती है, तो मैंने डॉक्टर मुस्तफ़ा आदिल से कहा, वो जो हमारे सेकंड हेड होते थे, मुस्तफ़ा आदिल से मैंने कहा कि उस वक्त तक ना वो चले गया हुआ था, अमीन यूसुफ है टेकन ओवर और अहमद यूसुफ को उन्होंने फ़ारिग कर दिया था। तो मुस्तफ़ा आदिल चूँकि FRCA था, रॉयल कॉलेज ऑफ एनेस्थीसिया इंग्लैंड का, तो वो पढ़ा लिखा आदमी था, तो उन्होंने उसको रिटेन कर लिया। तो मैंने मुस्तफ़ा आदिल से कहा कि मैं एक रिक्वेस्ट करूँ। कहता क्या बात है? मैंने कहा इसको ना उतारें, 7 दिन दे दें। और फिर मैंने हिम्मत करके ना उस लड़के के बाप को बुलाया, अरबी मुझे आ गई भी थी बोलनी, उसको मैंने समझाया है कि तुमने इसको 7 दिन मेरे कहने पे सूर्य रहमान लगा दो इसके कान में, इसी तरह से अरेंज कर लो। 7 दिन। कहता अच्छा ठीक है। उसको भी रोज़ यही बताते थे ना, ये ब्रेन डेड है, ये ब्रेन डेड है, ये ब्रेन डेड। मैं चला गया, मैंने कोई 15 दिन की छुट्टी पे जाना था। यार मैं वापस आया, वो बच्चा बैठा हुआ, बिल्कुल उठ के बैठा हुआ, खाना खा रहा है। तो जब मैंने ज्वाइन किया तो वो मुझे मेरे फेलोज जो कोलीग्स हैं ना, वो कहते कि यार पता नहीं क्या हुआ है, ये पिछले 7 दिन हो गए ये जाग गया हुआ है। तो इसका बाप पास खड़ा हुआ था, तो इसने आवाज़ दी उसको उठ के ना, मतलब आंखें खोल ली। और तो मैं वो विजिटिंग आवर्स में उसका बाप आया तो मुझे ढूंढा, वो पहले मुझे ढूंढ रहा था, रोज़ पूछता था कि आ गया वापस नहीं आया। डॉक्टर मोहम्मद कहते थे, पहले नाम से बुलाते ना। तो वो डॉक्टर मोहम्मद को ढूंढा, वो भागा भागा मेरे पास आया। वो आपको पता है अरबी जैसे मुंह चूमते हैं, माथा चूमते हैं कि तुमने मुझे ये बताया, तो ये तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अब मैं अंदर से शर्मिंदा कि मैं तो डरता था इसलिए नहीं बताता था। फिर मैंने कहा जब टाइम आना था तभी पता था। तो बहरहाल
इस तरह से बहुत सारे मोज़े जो है ना वो होते हुए मैंने खुद देखे। तो फिर वही आखिरी एक बात आ जाती है कि ज़ाहिर है सब लोग ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि सब लोगों का ठीक होना इस कायनात की जो बेसिक थ्योरी है उसके अगेंस्ट है ना। हम सब ने हमेशा यहाँ नहीं रहना, वो छोटा सा पीरियड गुजारने आए हैं जिसके बाद हमने जाके अपने अपने रिजल्ट कार्ड लेने, तो वो उसकी मर्ज़ी के अगेंस्ट नहीं हो सकता। लेकिन जो कोशिश है वो जब हम करते हैं तो उसमें अगर उसकी रज़ा शामिल हो जाए तो क्या हर्ज है। अगर आप लोग ये इतना सा मेरा मैसेज ले लें कि आपको मैंने साइंटिफिक बेस पे बताया है कि ये कैटेकोलामीन्स हैं जो रिलीज़ होते हैं, जो मुसलसल रिलीज़ होते रहते हैं, जो आपके सर दर्द का बायस बनते हैं, जो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मुसलसल हाई रहते हैं तो हाई ब्लड प्रेशर का बायस बनते हैं, और बहुत सारी चीज़ें। और डिजीज़ की जो बेसिक्स हैं वो यहीं से हैं। तो गुस्से से, नफ़रत से, इन चीज़ों से इसको अवॉइड करें, लोगों के लिए आसानियाँ बाँटें, लोगों को आसानियाँ दें। आपको वापस पलट के आएंगे, मैंने अभी आपको बताया, बिकॉज वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड। तो मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा मेरे पास लफ्ज़ भी नहीं है, ना ही मुझे कहना आता है। तो सर आपकी बड़ी मेहरबानी है। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला